ये भी शामिल होने के बाद राजपूत समाज, आपका जो समाज है वो दो थड़ों में बढ़ गया। एक थड़ा जो आपको सही मान रहा है, दूसरा आपको गद्दार कह रहा है। आपकी इस तरह की घेराबंदी पर दिग्विजय सिंह कैसा महसूस कर रहे हैं? बीएपी सिर्फ आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज की पार्टी है। आप जैसे जनरल चेहरा वहां क्या कर रहा है? क्या आप उस सामाजिक दीवार को तोड़ पाएंगे या ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, मेरे जितने मुकदमे हुए वो भाजपा शासन में हुए, जो सागवाड़ा रैली की भी उन्होंने भाजपा शासन के विरोध में की, तो निश्चित तौर पर भाजपा से नहीं, मैं मेरे मुद्दों के लिए लड़ता था, वो भले कांग्रेस हो या बीजेपी। उनमें चर्चा में इस डीएसपी एरिया में सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ आदिवासियों को, ठीक है? क्या बड़ी सी वोट है, क्या आपको लगता है कि जनरल को भी ये मौका मिलना चाहिए विधानसभा में एक प्रतिनिधि के तौर पर की मांगे उठाए? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता का, जो राम के नाम से अपनी दुकान चलाए, जो राम को लाया, भले तेल नहीं ला पा रहे, गैस नहीं ला पा रहे, पर आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस बहस को पूरे देश के अंदर दो हिस्सों में कर चुका है। दिग्विजय सिंह का निजी और राजनीतिक स्टैंड, ओबीसी अधिकार मंच और पाटीदार समाज इस भी एरिया में अलग सी मांग कर रहा है। उनका कहना है कि राज्य में जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है उस टीएसपी में नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी में खास कर। क्या दिग्विजय सिंह चुनावत इस मांग से सहमत है या उनका साथ देंगे या नहीं? जो व्यक्ति पहली बार वहां जाएगा वो तो फिर वो बजलाजी वाला हो जाएगा, वो बोलेगा और करेगा क्या? जिसको अनुभव होगा वो आगे काम कर रहा है। तो आपकी खबरी होटल, जो लोग भी ऐसा मानते हैं कि नहीं दिग्विजय सिंह की आप पर मुकदमा होता है और साफ कहा जाता है कि बीएपी की नेता की होटल में रेड और शराब बरामद। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति, भले वो पारिवारिक जिंदगी हो, भले वो राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था, तीनों जगह मणिलाल जी अपना जो पोटेंशियल था या अपनी क्षमता थी वो नहीं दे पाए। तो राजस्थान का भावी भविष्य और हमारे युवाओं का हकदार निजी लाभ के लिए जातिगत विद्वेष फैला रहे हैं। पैसों के बल पर किसी और का हक मार के आएगा और लंबा राजनीतिक रेस में नहीं रहेंगे। राजनीतिक चातुर्य ज्यादा था, इसलिए वजह से दिक्कत आई और उनके भी विरोधी ज्यादा बन गए, मेरी तो रही, तो वो उनको नुकसान होगा। समय से पहले उन्होंने ज्यादा काम कर दी शायद। व्यापारी व्यापारी नमस्कार, मैं जुगल दलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव का खास शो घेराबंदी। आज सवालों के घेरों में है वागड़ की राजनीति का वो चेहरा जो चर्चा में भी है, निशाने पर भी है। बीजेपी से बगावत, राजपूत समाज में दो फाड़ और अब बीएपी का दामन। आखिर क्या है दिग्विजय सिंह का असली गेम? दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। आज जवाब घुमाकर नहीं सीधे देने होंगे, चलिए शुरू करते हैं। जुगल जी, पहले तो आपके दर्शकों और आपका भी स्वागत, और कट टू कट के जो भी दर्शक है उनको मैं देखता हूँ उनकी बेबाकी संदेश, तो निश्चित तौर पर आप जिस तरह से सवाल पूछेंगे उसी अंदाज में जवाब भी आएंगे और जो भी बात अंदर है वो बाहर आएगी। आप सबसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री 16 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय दिवस मनाने के लिए गणेश्वर धाम आ रहे हैं, किस नजर से देखें इस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस मनाए, जनजातीय दिवस मनाए या कोई अन्य नाम देके कोई भी दिवस मना सकते हैं, मुख्यमंत्री को यहाँ आने का बहाना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर इनके सीएम बनने के बाद उनके दौरों की जो आकलन करते हैं तो हर 1-2 महीनों में इनका एक दौरा होता है, तो निश्चित तौर पे सिर्फ दौरा होते काम यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। छात्रवृत्तियों के मामले में करें, हमारे डैम की नहरों के बारे में करें, किसानों के खराबों के मामलों में करें, रेलवे का जो काम हमारा बाकी बचा, ऐसे कई अंगत इशू हैं जिन पे सिर्फ होती घोषणाएं होती हैं और काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर इतनी बार कुछ लोगों ने उनके लिए उनका मनोनयन जिस प्रकार हुआ उस पर बात हुई, तो मैं बोलूँ वो तो ठीक नहीं, पर मुख्यमंत्री के जिम्मे एक ही काम किया कि आप दौरे दें। और विशेष तौर पे हमारे क्षेत्र में तो हमारी बढ़ती लोकप्रियता और भाग के चक्कर में दिल्ली तक सन्नाटा छाया, तो बार बार यहाँ भेजा जाता है। आसपुर में कर रहे हैं तो घाटोल और आसपुर विधानसभा दोनों भाजपा आ रही है, तो वहाँ एक बार फिर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई किसी लक्ष्य को लेके नहीं आते हैं। मेरे को तो एक चीज आपके माध्यम से कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी और सीएमओ एक छोटा कार्यालय हमारे संभाग में खोल दे तो ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार आने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि यहीं से वो मुख्यमंत्री कार्यालय चला ले या वो खुद यहाँ बैठना चालू कर दे।
ऐसे भजनलाल शर्मा को आप किस तरह का मुख्यमंत्री समझते हैं, क्या है? देखिए, भजनलाल शर्मा को दो तरह से आकलन करना पड़ेगा। एक तो कार्यकर्ता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। कार्यकर्ता के तौर पर तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो काम किया, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता को जो अपना लाभ मिलना चाहिए उसमें तो राजस्थान के, हिंदुस्तान के चंद खुश नसीबों में से कहां से चल के कहां तक पहुंच गए। रही मुख्यमंत्री की बात, तो राजस्थान अपने आप में राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में आता है और यहाँ धुरंधर मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत जैसे लोग रहे। उस कड़ी में अगर भजनलाल जी का नाम जुड़ जाता है तो मेरे लिए फिर बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। काम भी बोल रहे हैं और उनका विरोध भी बोल रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या चर्चा करते हैं और अधिकारी लाल नेता कैसी हावी है वो उनके कार्य का आकलन है। अब आपके बीजेपी में शामिल होने पर आते हैं। आपने बीजेपी शामिल होने के बाद राजपूत समाज, आपका जो समाज है वो दो थड़ों में बढ़ गया। एक थड़ा जो आपको सही मान रहा है, दूसरा आपको गद्दार कह रहा है। आपकी इस तरह की घेराबंदी पर दिग्विजय सिंह कैसा महसूस कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना बड़ा आसान है, क्योंकि मेरा राजनीतिक रूप से पहले कोई सरोकार नहीं था। मैंने जो सामाजिक आंदोलन चलाया वर्षों तक और यहाँ के सब समाज के हित के लिए मैंने काम किया। अब मैंने यह क्षेत्र की सर्वांगीण विकास और शांति के लिए उभरते हुए युवाओं के दल के साथ लिया, तो मेरा ये जानना किनके दुख रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर बहुत से लोगों को इसका सुखद लाभ मिल रहा है और वो मेरे इस पक्ष में है। हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उनका आकलन आप एक ही श्रेणी से कर सकते हैं। उन विरोध करने वालों का बैकग्राउंड और उनकी शिक्षा को जोड़ के देखेंगे तो मेरा विरोध करने वाले वही लोग या तो अंधभक्त हैं या जिनकी शिक्षा उचित नहीं, या फिर वो किसी गलत धंधों में, माफियागिरी में, रेत की तस्करी, शराब की तस्करी या किसी गलत कार्य में भारतीय जनता पार्टी से श्रेय लेना हो तो मेरा विरोध करेंगे, ताकि उनको उनका धंधा चलाने में, उनको पद लेने में आसानी हो। वरना मेरे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, समाज की बड़ी कमेटी होकर या समाज का जो भी व्यक्ति जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे चाहता है, मुझे जब पता है कि सिर्फ डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर, असरा, उदयपुर, प्रतापगढ़, पूरे संभाग और राजस्थान लेवल पे मेरे समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिला है मुझे। और अभियान समाज के जो कार्यक्रम है उनको मुझे विशेष तौर पे बीएपी से जुड़ने के बाद उसी आधार पर बुलाया जाता है। जब भाजपा कांग्रेस का नाम आता है तो राजस्थान लेवल पे मुझे बीएपी के नाम जुड़ने से ज्यादा बल मिला है। बीजेपी सिर्फ आदिवासियों की पार्टी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज की पार्टी है। आप जैसे जनरल चेहरा वहां क्या कर रहा है, क्या आप उस सामाजिक दीवार को तोड़ पाएंगे या ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, निश्चित तौर पर भारत आदिवासी पार्टी का नामकरण उसी चीज से हुआ, तो उसके पहले भी तो बहुत सी बार कह चुके हैं और हमारे लोग भी कह चुके हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन होता है तो किसी जातिगत हिसाब से नहीं होता, पर जाति और क्षेत्र के नाम लेके अक्सर पार्टियां बनती हैं। तो पूर्व में यहाँ भारत आदिवासी पार्टी बनी, उसके पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से थी और वो पार्टी गुजरात से संचालित, उसके समकक्षी नाम है देना हमारी कार्य योजना कहे तो भी या दूरदर्शिता कहे तो इस हिसाब से ये नाम आया। पर रही बात जातिवाद की, तो निश्चित तौर पे मुझे उन्होंने जो काम दिया है, मैं उनके साथ लेके जो काम कर रहा हूँ उसमें कहीं जातिवाद नहीं है। आज हम सब मुद्दों पे, सब चीजों के लिए साथ लेके लड़ते हैं और आज देश की संसद में या राजस्थान की विधानसभा में हमारे राजकुमार जी दिल्ली में बोले कि हमारे यहाँ चारों एमएलए या विधानसभा में बोले, वहां उनकी बातों में कहीं जातिवाद नहीं होता। वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं की और सब समाज की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। कल तक आप बीजेपी की नीतियों के साथ थे, क्योंकि आपकी समानता मंच की कुछ मांगे थी उस समय की, उसमें बीजेपी ने आपका साथ दिया। आज आप उनकी सबसे बड़ी विरोधी है, या ये विचारधारा रातों रात बदल जाती है या फिर बीजेपी से कुछ बगावत है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। मैं बीजेपी के साथ कुछ मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में न रहा, न मेरी सदस्यता रही, न मैं कभी पदाधिकारी रहा। जबकि मैं तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस के प्रत्याशी बन के मैं शंकर सिंह सोलंकी के कदावर नेता थे, उनके सामने चुनाव लड़ा था। और रही बात, तो मैंने भाजपा सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए। मेरे पे जितने मुकदमे हुए वो भाजपा शासन में हुए। जो सागवाड़ा रैली की भी वो भाजपा शासन के विरोध में की, तो निश्चित तौर पर भाजपा से नहीं, मैं मेरे मुद्दों के लिए लड़ता था, वो भले कांग्रेस हो या बीजेपी, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। और मेरी बीजेपी से नहीं, व्यक्तिगत वसुंधरा राजे जी से निकटता थी, तो उन विषयों के संदर्भ में जो चर्चा होती थी, बातचीत होती थी और उनका अपना एक हो रहा था, तो उस क्षेत्र में जब भी इधर आते थे तो मेरे से मिलना या जयपुर में जाता था, मुलाकात हमारे क्षेत्र के मुद्दों के लिए होती थी। भारतीय जनता पार्टी से मेरा किसी प्रकार का कोई कनेक्शन न था, न है, न रहेगा। एक मुद्दा जो अभी जनरल ओबीसी जो वर्ग यहाँ पर रह जाते हैं उनमें चर्चा में कि टीएसपी एरिया में सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ आदिवासियों को है, ठीक है, क्या बड़ी सीटों पर, तो क्या आपको लगता है कि जनरल को भी ये मौका मिलना चाहिए विधानसभा में एक प्रतिनिधि के तौर पर कि इनकी मांगे उठाई जाए? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता का अधिकार है और कई बार कई विषयों पर अलग अलग मुद्दों पर इस तरह की चर्चा होती रहती है।
पर मैं कहता हूँ इस विषय पे बात करने से पहले उस विषय के लिए कौन दुश्मन कौन है उसकी तरफ देखना चाहिए कि विषय को किया किसने। आज ये सारी लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ अगर सामान्य वर्ग को लगता है तो जिनकी बदुआगिरी या मजदूरी ज्यादा कर रहे हैं 70% सामान्य का वोट भारतीय जनता पार्टी पहले जाता था, अब कुछ कम हुआ बोले तो वो सारा इनका पद प्रतिष्ठा और पैसा खाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ जो आरक्षण किया है हर तरह का नौकरी में, राजनीति में या व्यापार में, भारतीय जनता पार्टी की ये काम थी कि आपस में जातिगत द्वेष फैलाओ सामान्य और जनजाति के बीच में और अपना उल्लू सीधा करो यूं करके, जबकि ये न तो भाजपा वाले सामान्य के पक्ष में, न ये ओबीसी पक्ष में, न एसटी के पक्ष में, क्योंकि ये इनकी कर्तव्यता मैं आपको बता दूं। आज ओबीसी की मांग पूरे राजस्थान के अंदर जो है इनको जो छूट मिलती है रीट के अंदर, उम्र के अंदर, फीस के अंदर, वो इन्होंने नहीं दी, वो भाजपा ने नहीं दी और भाजपा ने हटाई। आज एसटी का व्यक्ति हमारा डूंगरपुर नगर पालिका में चेयरमैन था, भाजपा का ही था, तो वो एसटी का चेयरमैन जब तक काम कर रहा था तो उसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने काम नहीं करने दिया। वो उसका 6 तारीख को कार्यकाल खत्म होता है और 6 तारीख की शाम को यहाँ लाइटें लग जाती हैं, रोड पे गमलों के अंदर सुधार हो जाता है, गार्डन में काम चालू हो जाता है, उसको काम नहीं करने दिया है, नीलामियां नहीं होने दी। तो कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ, और वही बात सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने हर प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो लगाया है, स्कूटियां बंद करनी हो, पुलिस की दौड़ ज्यादा करानी हो, भर्तियों के अंदर आरक्षण करना हो, शराब के ठेके, रोडवेज की, इवन अभी तो इन्होंने स्कूल ड्रेस जो टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल ड्रेस देने में भी इन्होंने भेदभाव किया भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए किसी के भी नहीं, ना कांग्रेस ये न सवर्ण के, न ओबीसी के, न एसटी के, इससे वो अपने वोट के और अपने धंधे के। आपने नाम लिया कि बीजेपी ऐसा कर रही है कि मतलब कि आरक्षण व्यवस्था मान लो या फिर जनरल को लेकर, बीजेपी में सारे लोग तो नहीं, कुछ लोगों का नाम भी तो होगा जिन्होंने ये सारी गड़बड़ियां की, क्योंकि पार्टी अलग चीज है। नहीं, बीजेपी में ये गड़बड़ियां हर कार्यकाल में हर समय हुई है। ये सर्वप्रथम 1995 के अंदर जब हमारे भूरिया आयोग ने लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कुछ अलग परिस्थितियों में जो की, पर उसको भैरव सिंह जी के समय हुआ। फिर हमारा जो रैली करनी पड़ी थी और जहां से समानता मांग के हमारे क्षेत्र का हक बाहर के लोग, बाहर का मीणा, बाहर का राजपूत, बाहर का ब्राह्मण, बाहर का व्यक्ति खाता था, उसको भी हमने जब लोकल कराया था वो भी बीजेपी के राज में हटा, वो वसुंधरा जी के राज में हुआ तो हमको बड़ा आंदोलन करके वापस लाना पड़ा। और बहुत सारी चीजें मैंने गिनवाई कभी सेंट्रल लेवल पे। अभी आप लेटेस्ट यूजीसी को ले लीजिए, अब यूजीसी में जो काम चल रहा था वो चला। इन्होंने एक बार जनरलों को राजी करने के लिए, एसटी को राजी करने के लिए यूजीसी का बिल बिना कुछ किए मार्केट में लाए, उधर थोड़ा सा जनरलों ने विरोध किया है, इन्होंने करवाया पता नहीं, तो इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी ले लिया। यानी कि सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति करते, समाज के अंदर नहीं। पहले ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, अब हिंदू को लड़ाएंगे, फिर हिंदू और हिंदू के बाबू को अलग से लड़ाएंगे। तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि इनकी राजनीति हर अलग तरीके की है। ये बांग्लादेश के विरुद्ध बोलेंगे, बांग्लादेश के खिलाड़ी को खेलने नहीं देंगे, और कल 50,000 टन तेल बांग्लादेश भेजा, गई बजट में इन्होंने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश के लिए रखे हैं, और ये कोई बांग्लादेश की बात करता है उसको बंद कर देते हैं, और बांग्लादेश के पक्ष में बोलने को खिलाड़ी खेलता है उसको टीम में नहीं खेलता। तो इनकी थोथी बातें हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक चरित्र नहीं है, न किसी जाति के, न किसी समाज के, न किसी धर्म के, ये शुद्ध रूप से व्यापारिक है। आप एक और बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पर एक और आरोप लगता है वो धर्म की राजनीति करता है ना, लेकिन ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी पे भी तो आरोप लगता है कि तो जाति की या आदिवासियों के नाम की राजनीति करता है। देखिए, धर्म की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी करती है, सर्वविदित है कि इन्होंने राम के नाम से अपनी दुकान चलाई, जो राम को लाया, भले तेल नहीं ला पा रहे हैं, गैस नहीं ला पा रहे हैं, पर धर्म की राजनीति का जो आरोप हमारे बीजेपी पे लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है। धर्म की राजनीति नहीं करी, बीजेपी ने अपना धर्म कोड जो जनजाति का उसको स्थापित करने की बात करी, जो पूर्व में भी लागू था, और वो अगर कहते हैं उनका निजी अपना खुद का मत क्या है, बीजेपी कभी ये नहीं कहती है यहाँ कोई गैर जनजाति नहीं रहेगा या गैर जनजाति को अपने धर्म मानने से रोका। बाकी इनकी गारंटी मैं आपको बताता हूँ, इनकी राजनीति कितनी है। कल आपने जो दौरा बताया बेणेश्वर का मुख्यमंत्री, मैं आपको उनके धर्म की राजनीति की बात करता हूँ कि ये बेणेश्वर, तो बेणेश्वर कौन है? बेणेश्वर वहां का शिव है, उनका नाम बेणेश्वर, शिवालय के नाम पे बेणेश्वर है। उस बेणेश्वर पे ये सभा करते हैं, पर उस शिव मंदिर पे अब नहीं जाते हैं। एक बार अभी राष्ट्रपति का दौरा कराया तब भी उनका प्रोग्राम नहीं था, बीच में सीएम आए, प्रधानमंत्री आए, कल मुख्यमंत्री के दौरे में अभी तक मुख्यमंत्री का वहां जाना सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि गोटियामा के अंदर राजकुमार जी ने शिवलिंग की पूजा करी, तो उस दिन से उन्होंने शिव को भी त्याग दिया। तो इनका धर्म उड़त होता है। क्या शिव मंदिर है बेणेश्वर की, जिसके नाम से तुम बेणेश्वर में कर रहे हो, शिव मंदिर में आपका जाना क्या शेड्यूल नहीं बनता है? इनकी धर्म की राजनीति कितनी है ये साफ दिख रही है, और वो सबको पता। बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है, सभी अपने धर्म मानने के लिए। मैं खुद उसका
हूँ कि मुझे मेरे पार्टी ने कभी नहीं कहा मैं किस देव को पूजूं, किस मंदिर में जाऊं, किस धर्म की व्याख्या करूं। तो ये सिर्फ आरोप है और खुले मन से विकास करने वाले लोग हैं हमारे। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस बहस को पूरे देश के अंदर दो हिस्सों में कट चुका है। दिग्विजय सिंह का निजी और राजनीतिक स्टैंड इसमें है। देखो, दिग्विजय सिंह का निजी स्टैंड नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पर निश्चित तौर पर मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो जो चीज पुरातन काल से सनातन वर्ड बोलते हो, पुरातन बोलो या आदिकाल या आदिवासी बोलो, इन तीनों को जो चीज बात आती है, तो आदिवासी का अगर कोई व्यक्ति कह रहा है वो हिंदू नहीं, तो निश्चित तौर पर हिंदू की व्याख्या खुद मोहन भागवत आरएसएस के जो मुखिया है उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द भी नया आया 200 से 300 साल पहले। आप ये ट्विटर पे देख सकते हैं या गूगल पे जाके। और हिंदू की व्याख्या सिंधु से ऊपर हिंदू के रूप में, इंडस से इंडिया के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र को दिखाने के लिए। हिंदू अपने आप में कोई जाति नहीं है, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, गीता में कहीं नहीं है। मैं कहता हूं इस बात पे मैं पहले 2-3 चैनलों में बोल चुका हूं कि हिंदू वर्ड को किसी धर्म से जोड़ना, सनातन, पुरातन और आदि, ये एक पुराना हो सकता है। तो आदिवासियों की अपने अपनी अलग पूजा पद्धति है, वो हिंदू धर्म बाद में आया होगा, उसका अपना उनका मिलता जुलता होगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने सेम बता रहे होंगे। बाकी आदिवासियों की पूजा पद्धति है, हिंदू की अलग पूजा पद्धति है। और क्षत्रिय, यहाँ पे करो बौद्ध जो बना वो क्षत्रिय से बना, जैन बना वो क्षत्रिय से बना, आदिवासी उससे पूर्व से बना, और दूसरी चीज सिख धर्म वो भी क्षत्रिय के साथ से बना। तो कहीं न कहीं ये जो पुरातन व्यवस्था उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं था। और जो भी बना तो निश्चित तौर पर अपनी रामायण के अंदर, गीता के अंदर और महाभारत युद्ध में जो वृत्तांत मिलेगा उसके अंदर या तो आदिवासी की केवट का या फिर शबरी का मिलेगा या क्षत्रिय धर्म का मिलेगा। हिंदू का कहीं व्याख्यान आपको नहीं मिलेगा। गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से हे पार्थपुत्र अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। तो मैं खुद कहता हूँ, मैं जितने क्षत्रिय पढ़े लिखे हैं या हम क्षत्रिय उत्सव के लोग, हमारा खुद का निज धर्म क्षत्रिय धर्म है, आदिवासी का धर्म उसका आदि धर्म है, जैन का अपना जैन धर्म है, बौद्ध का बौद्ध धर्म है। ऐसा किसी को जबरदस्त थोपने की जरूरत नहीं है। और आदिवासी अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू नहीं, तो उसको वो मानना चाहिए। कोई जिसको स्वीकार करे तो वो लोग हमारे लोगों को भी जरूरत नहीं है, जिसको अपनी अपनी पूजा पद्धति है। अगर हमारे नेता का वो हिंदू नहीं है तो उनके पास उसके लॉजिक है और तथ्य है। ओबीसी अधिकार मंच और पाटीदार समाज टीएसपी एरिया में अलग सी मांग कर रहा है। उनका कहना है कि राज्य में जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है उस टीएसपी में नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी में खास कर। क्या दिग्विजय सिंह चुनावत इस मांग से सहमत है या उनका साथ देंगे या नहीं? मैं इस मांग से सहमत हूं या नहीं, उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ओबीसी की जो मांग जायज है उसका हमने हर समय समर्थन किया है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने अपने हर ज्ञापन में जो समानता मंच चला तो भी बाद में बीएपी के थ्रू या मेरे समाज के बैनर पे भी दिया। तो ओबीसी को जो छूट मिलनी चाहिए, ओबीसी को जो लाभ मिलने चाहिए, केंद्र के अंदर भी पटेल पाटीदार समाजों को जो छूट मिलनी चाहिए उसका मांग सर्वप्रथम मैंने उठाई है। अब रही बात कि सेंटर में राजस्थान में जो ओबीसी को लाभ है 21% का, वो यहाँ नहीं है, तो उसके पीछे सीधा लॉजिक है। यहाँ जो फार्मूला बना था उसमें 50% से ऊपर रिजर्वेशन संभव नहीं था। और जब एक बार स्थानीय 30% पटवार भर्ती में दिया, जहाँ से समानता मंच की स्थापना का आंदोलन हुआ, 50, 45, 5 और 30, 80 हो गया, तो 80 को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वो स्थिति आ रही है कि 21% यहाँ देना संभव नहीं था। अभी इन लोगों को नया फार्मूला निकाला है। अगर कानून सम्मत होगा कोई बुरी बात नहीं, शायद 11% या 5.5 MB या उसका, तो ऐसी कोई बात होगी और उसके आंकड़े होंगे तो निश्चित तौर पर अगर इनको दिया जाता है कोई पर ओबीसी को भी ओबीसी के अंदर यहाँ देखना पड़ेगा। आपने किसी समाज का बात की तो ऐसा नहीं, अभी जो आंकड़े यहाँ बढ़ती नौकरी में, उसके आंकड़ों पे भी पहले मंथन करना पड़ेगा कि जो 45, 5 और 50 की व्यवस्था में ओबीसी के कितने लोग लगे और वो किस समाज से लगे, उन पे मंथन करना जरूरी है, वरना ओबीसी के हितों पे कहीं फिर डाका ना पड़ जाए, उसको भी ध्यान रखना जरूरी होगा। मुझे तो ये लग रहा है। पंचायती राज चुनाव नजदीक है, सिर पर है या केंद्र सरकार जब चाहे तब करा ले, सरकार क्या चाहती है वो अलग बात है। क्या बीएपी में टिकट बंटवारे में दिग्विजय सिंह का वोटो पावर या वीटो पावर के लिए वो चलेगा या सिर्फ एक चेहरे के तौर पर आप काम करेंगे? देखिए, अन्य राजनीतिक दलों का कार्य क्षमता भी मुझे पता है और भारत आदिवासी पार्टी की कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली मुझे पता है।
यहाँ टिकट वितरण की बात आ जाती तो पंचायत राज नहीं मैं कहता हूँ, मैं यहाँ विधायक और सांसद तक की भी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। एक जांच पद्धति से किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है हिंदुस्तान की किसी पार्टी को भारत आदिवासी पार्टी में, और उस व्यवस्था का पार्ट में अगर मैं भी किसी जांच में हूँ मुझे पहुंचा तो मेरा अधिकार होता है ज्यादा में जितने जितने लोग बैठे होंगे, और निश्चित तौर पर उस परंपरा के तहत जो भी प्रत्याशी बन के आएंगे, और पार्टी आज तक इसी प्रत्याशी से एमएलए भी चुनती है, सांसद भी चुनते हैं, और निश्चित तौर पर पंचायत राज चुनाव में भी होगा, तो उसके लिए कोई नया मापदंड तय करने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह की भी इतनी भूमिका रहेगी जितनी अन्य बड़े कार्यकर्ताओं की रहेगी। इस पार्टी की एक और बात थी जो लेकर वो जब नहीं आई थी, बात उन्होंने कही थी कि जीता हुआ कैंडिडेट क्यों दूसरी पार्टी की नहीं दी जाएगी, लेकिन समीकरण बदल गए क्योंकि जरूरत कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। क्या इस पार्टी में आगे भी ऐसा होगा या फिर जीते हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं? एक रूमर उठाया गया और ऐसा संभव नहीं है लोकतंत्र के अंदर कि जो एक बार जीत गया उसको नहीं लड़ाए। अगर ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। आप आपकी कार्य क्षमताओं को सदन में अंदर जा जाके आज राजेंद्र राठौर भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता माने जाते, तो गद्दावर नेता इसलिए नहीं वो लंबे है, या गद्दावर नेता इसलिए नहीं वो जयपुर में है, वो गद्दावर नेता इसलिए वो लगातार 7 बार सदन में नेतृत्व करते रहे। अशोक गहलोत लगातार 5 से 6 बार नेतृत्व करते रहे। वसुंधरा राजे, तो निश्चित तौर पर भारत आदिवासी पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। विरोधी द्वारा माहौल बनाया गया, जो एक बार लड़ेगा वो नहीं लड़े, जो व्यक्ति पहली बार वहां जाएगा वो तो फिर वो बजलाजी वाला हो जाएगा, वो बोलेगा और करेगा क्या? जिसको अनुभव होगा वो आगे काम कर रहा है। तो मैं तो उस राय के पक्ष में नहीं हूँ, जो योग्य और जो हमारी बात उठाने सक्षम और प्रमाणित कर रखा है ऐसे व्यक्तियों का। हाँ, जाजम व्यवस्था में अगर वो वहां से वो नहीं आएगा तो नहीं जाएगा, जाजम तय करके भेजेगी और वो सक्षम है तो निश्चित तौर पर 1 बार क्या 2 बार 3 बार जाना चाहिए, तभी तो हमारी पार्टी की मजबूती होगी, हमारे मुद्दों को भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, एक सवाल आप पर मुकदमों पर बौछार होती है। उपचुनाव थे, समूह में प्रचार कर रहे थे, आपकी एक हवेली होटल, जो लोग भी ऐसा मानते हैं कि कहीं कहीं दिग्विजय सिंह की आप पर मुकदमा होता है और साफ कहा जाता है कि बीएपी की नेता की होटल में रेड और शराब बरामद। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शायद मेरे को आपने मेरे एक दाग धोने का और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीतिक द्वेषता रखती है उसका एक नमूना मैं पेश करूंगा। रही मुकदमों की बात, तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन में मेरा निजी कोई मुकदमा नहीं हुआ है। मेरे ऊपर कई मुकदमे हुए, वो समानता मंच के आंदोलन में हुए या अन्य आंदोलन में, आजकल भ्रष्टाचार से संबंधित कोई थाने गाड़ी के अंदर भी मेरा नाम लिया गया। पर गई बार चुनाव में मैं सनूमर में प्रभारी था और उसी समय मुझे यह पता पड़ता है डूंगरपुर के एक होटल के अंदर मुकदमा बढ़ाते उसमें मेरा नाम आता है और बड़े बड़े कॉलम में पूरे संभाग में न्यूज लगती है कि बीएपी के प्रदेश प्रभारी के होटल पे। उस दिन भी मैंने कहा था कि मेरा नहीं है, बाद में मैंने कानूनी रास्ता भी अपनाया और एक घोषणा की थी अगर इस साइड से निकलेगा तो मैं वो प्रॉपर्टी अपनी दान दे दूंगा। तो अभी आपको जानकारी दूं कि आज से 1 महीने पहले उस केस में चालान हो चुका और मेरा नाम निकाला गया। निश्चित तौर पे वर्तमान एसपी साहब ने सही जांच कराई और पूर्व एसपी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से ऊपर से प्रभावित ऊपर से प्रेशर था कि मुझे मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। उसी दौर में हमारे जिलाध्यक्ष अनुतोष जी के भी मुकदमे किए तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। कि भारतीय जनता पार्टी का दुनोना चेहरा है जो चुनाव के समय अपनी बौखलाहट निकालने के लिए और उसका फायदा इन्होंने उठाया, मन पे मुकदमे किए तो मेरा 4-5 दिन वहां बिगड़ा तो हम 1100 वोटों से हारे। तो निश्चित तौर पे उनकी कथनी का आपको नुकसान हुआ पर हम भविष्य में ध्यान रखेंगे। पर आपके माध्यम से एक बात ऐसे मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है, कितने मुकदमे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी पार्टी की हक की न्याय की और लड़ाई लड़ते रहते हैं। आरोप है आप पर कि आप हवा देखकर पार्टी बदलते हैं। आज इस शो में खुलकर बताइए दिग्विजय सिंह की अपनी असली विचारधारा। ये आरोप हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं आज तक कांग्रेस के अंदर रहा हूं, भारत आदिवासी पार्टी के अंदर मैं तब आया जब मुझे कांग्रेस ने बहुत पहले निकाल दिया था। उसके बाद मैंने राजनीतिक कार्य छोड़ के बीच में 12 साल का सामाजिक कार्य किया और मेरे कार्य का लक्ष्य था टीएसपी क्षेत्र और यहाँ का सर्व समाज वो, और उसके बाद ही मेरी जनजाति समाज से प्रगटता। इन सब विषयों ने मिलकर भारत आदिवासी पार्टी के अंदर भी जो कार्य करें तो निश्चित तौर पर साथ पड़े हुए लोग हैं। भाई अनुतोष है, कांति भाई है, मोहन जी है, पूर्व में इसमें जो मणिलाल जी थे वो कई कार्यकर्ताओं साथ काम किया। हमारी विचारधारा कुछ विषयों पर मिलती थी तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैं उनसे मिलता रहता था। इनके कुछ चुनाव में मैंने पहले मदद भी की तो उनके और मेरे विचारों को मिलने से मैं बीएपी मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहा नहीं, हवा देख के नहीं। और हवा तो मेरे को पता थी, सरकार तो इस बार इधर जा रही तो भी मैं तो उधर आया। उपचुनाव के अंदर 84 जीत रहे तो मैं प्रभारी समूह का बड़ा टफ था कंपटीशन, नहीं तो मेरे को हवा के साथ चला तो मैं 84 के अंदर प्रभार क्षेत्र लेके अपना नाम नहीं काम करने विश्वास रखता हूँ और निश्चित तौर पर हवा के विपरीत चलने वाला, हवा के साथ चलने वाला नहीं। जब भी हवा जिधर रही है
उसके विपरीत काम किया। लेकिन मेरा पुराना इतिहास रहा, शायद वो मेरे को राजनीतिक तौर पे अलग पहचानी सी चीज थी कि मैं कभी हवा के साथ नहीं चला। आपने नाम लिया मणिलाल गरासिया, काफी चर्चा में ऐसी है कि बीजेपी पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, सांसद से, विधायक से, यहाँ तक कि जो इसके आदिवासी समाज के गुरु कहा जाते हैं भंवरलाल परमार, खुलकर आरोप लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? दिग्विजय सिंह इसको कितना समझ पा रहे हैं? देखो, मैं मणिलाल जी गरासिया को तब से जानता हूँ जब बीटीपी और बीएपी भी नहीं बनी थी, और मेरे अच्छे मित्र रहे। और कांग्रेस में रहते हुए जब उनकी पूर्व धर्मपत्नी कांता गरासिया जी नेता बनी थी, विधायक बनी थी, तब वो डूंगरपुर की प्रभारी थी। सागवाड़ा चुनाव में भी वो लोग आए थे, तब उनके साथ में बहुत 15-20 दिन तक रहा, और तब से मेरी नहीं प्रगाढ़ता थी और उनके अंदर जोश और जुनून था। पर वो किसी भी कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे, या अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति रहे। वो भले वो पारिवारिक जिंदगी हो, भले वो राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, तीनों जगह मणिलाल जी अपना जो पोटेंशियल था या अपनी क्षमता थी वो नहीं दे पाए। तो तीनों जगह पे मैं तो ये मानता हूँ उनका निजी जीवन है, पर मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि बात बताऊँ, तीनों मुद्दों पे वो फेल गए। रही बात अभी जो ये आरोप लगा रहे हमारे सांसद नेताओं पे, तो देखिए इन्होंने ये राजनीति में उनके घर से भी रहे, वो भी राजनीति में रहे, तो इन्होंने गया चुनाव किस पद्धति से लड़ा, तो उन्होंने एक चीज देख ली कि इस प्रकार तो बढ़ना नहीं है, दूसरा उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। फिर वो अपने आप को पैदाइशी डीएनए जिसका जो तरफ होता है वो कांग्रेस से कहीं कहीं जुड़े हुए थे, और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। अब वो गढ़ी विधानसभा का जो आंकड़ा देख रहे हैं, और कल भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, किसी ने मुझे आरोप लगाया तो मुझे बड़ी अच्छी वो क्षत्रिय हो सकते हैं लड़ाके, पर राजपूत है वो मुझे कंफर्म नहीं, पर उन्होंने लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा। तो उन्होंने गढ़ी विधानसभा में जो बहुत जितना पोटेंशियल ताकत लगानी थी लगाई, और हासिल उनको जो वोट हुए बाप के वोट उनको मिले। अब उनको लगता है कि अगर मैं इस तरह की कोई राजनीति करूंगा और आदिवासी या बाप पार्टी का विरोध करूंगा तो मैं सामान्य वर्ग उनके साथ आ जाएगा। तो नई चेष्टा के साथ करने वाला कार्य है, बाकी वो भी समय के साथ पता पड़ जाएगा। अगर उनमें अच्छी क्षमता थी तो वो समाज का लाभ ले सकते थे रिटायरमेंट के बाद, कॉलेज में रह के भी इन्होंने वो कार्य नहीं कर पाए, समाज का विकास करें, राजनीति के अंदर भी वो नहीं कर पाए, पारिवारिक जीवन की तो मैं क्या वो मेरे पर आरोप लगाने का मुझे अधिकार नहीं, पर निश्चित तौर पर कारण यही है। अब एक शो है रैपिड सवाल, मतलब कि कम शब्दों में कुछ चीजें बतानी है आपको। आपका पसंदीदा विपक्षी नेता? मेरा पसंदीदा विपक्षी नेता तो मेरा राजकुमार राउत ही, जो संसद में हर मुद्दे पे विपक्ष पे का है, आपकी विपक्ष में नहीं है? नहीं, मेरा विपक्षी नेता सर, मैं समझता देश से हमारी पार्टी का विपक्षी नेता, क्योंकि आज देश का गृह मंत्री भी उनको नाम से बोले, मंत्री भी बोले, प्रधानमंत्री बोले, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए दोष। मेरा विपक्षी नेता तो भी पसंदीदा तो नहीं हो सकता, पर विपक्षी नेताओं में बड़े अच्छे लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ। अगर जयपुर लेवल पे गिने तो मैं माननीय राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा जी को बहुत अच्छा राजनीतिक मार्गदर्शक मानता हूँ। बाकी स्थानीय स्तर पे भी मेरे 2-3 लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े तो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम करते हैं। सुरेश फलोजिया जी जो बिना लालच के आज काम करते हैं, भाई सुदर्शन जैन है जो उपाध्यक्ष थे वो मेरे साथ ही अंदर काम करते थे, 1-2 पूर्व विधायक भी रहे जो मेरे साथ। निश्चित तौर पर अच्छे लोग हर पार्टी में होते हैं। डूंगरपुर का वो अधूरा काम जो होना चाहिए था और आपको भी लगता है कि आज तक नहीं हुआ? देखिए, डूंगरपुर के अंदर अधूरा काम है। डूंगरपुर की पद प्रतिष्ठा आजादी के पूर्व से थी। जब नरेश मंडल बना था तब राजाओं के अध्यक्ष भी डूंगरपुर के राजा थे। जब हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड का नाम चलता तो राज सिंह जी का नाम आया, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में तो नागेंद्र सिंह जी का नाम आया, तो नाम तो बहुत था। जहाँ तक विकास की बात है तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ से गुजरात की दूरी और हमारे यहाँ से उदयपुर की दूरी की खातिर हमारा यहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं होगा कि लोग बाहर भागते रहे। यहाँ का औद्योगिकरण जो गुजरात के बॉर्डर पे पास होने से निश्चित तौर पर हम सोच रहे थे बड़ी औद्योगिक यहाँ लगना आसान था, और ट्राइबल इलाका है तो यहाँ पे जो सब्सिडी है और उसका पानी का फायदा लेके, पर वो निश्चित तौर पे ये दोनों पार्टियां नहीं कर पाई, और उसका मलाल है हमको। ये भी ज्वाइन करना मजबूरी थी या मास्टर्स को? नहीं, मजबूरी में मैंने जीवन में कोई काम नहीं किया। मैं हवा के विपरीत चलने वाला व्यक्ति हूँ, और मास्टर स्ट्रोक ये नहीं मान सकता क्योंकि मैं कोई लाभ आने की गणित करके नहीं करता। जो मेरे मन में आता है और अच्छा होता है उसका काम मैं करता हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरी मन की भावना जनजातीय क्षेत्र के उत्थान के लिए थी, और इनके युवाओं से मेरी पट रही है, और ये इनके उपयोग जब तक मैं उनके उपयोगी हूँ उनके साथ काम करूंगा। बाकी मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी नहीं थी, वरना मैं मेरे साथ के लोग प्रदेश लेवल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का काम कर रहे हैं, पर निश्चित तौर पर इनके साथ जाना मेरे मन की भावना थी जो इनके विचारों से मेल था। राजनीतिक में आपका सबसे बड़ा गुप्त शक्ति?
राजनीति के अंदर मेरा कोई शत्रु गुप्त नहीं है। मेरी एक आदत है, मैं जिनसे भी शत्रुता लेता हूँ, खुल के लेता हूँ और सरेआम लेता हूँ। तो यही मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। लोग ये कहते हैं क्योंकि मैं कभी किसी मित्र का भी शत्रु बन जाऊं, राजनीतिक मित्र का, तो कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं अपने असूलों से और अपने क्षेत्र की जनता के साथ कुठाराघात नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पे इसलिए शत्रुता व्यक्तिगत नहीं है, पर मेरी कारण वही रहते कि मैं अपने मुद्दों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। वापस लाइन पर आओ। दिग्विजय सिंह के साथ एक चीज काफी चर्चित में है, जो साथ है वो भी दुश्मन है, फिर थोड़े दिन होते हैं फिर साथ होने लगता है। आखिर ये दिग्विजय सिंह में प्रॉब्लम है या सामने वाले में प्रॉब्लम है? नहीं, दिग्विजय सिंह में कभी प्रॉब्लम नहीं है। दिग्विजय सिंह के अंदर कुछ चीज होती है तो सामने वाला राजनीतिक व्यक्ति होगा या व्यापारिक व्यक्ति होगा तो अपना लाभानी देख के उससे संपर्क करता होगा। और राजनीतिक तौर पर तो मैं अब किसी की मदद करने से ना, पर निजी तौर पर जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, तब मैं राजनीतिक चीज को लग करके अगर मेरे हाथ में किसी भी तरह का कार्य तो मैं करता हूँ। इसलिए मेरा कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है। मैं निश्चित तौर पे अपने पारिवारिक जीवन में ज्यादा समय देता हूँ, राजनीतिक काम और शत्रुता वाला मेल कम ही है मेरा। दिग्विजय सिंह का वो काम जिससे उन्हें दुनिया याद रखे उनके जाने के बाद, ऐसा क्या है? नहीं, मैं पहली बात तो कभी चाहूंगा ही नहीं कि मेरे जाने के बाद याद रखे। मैं तो चाहूंगा जब तक मैं हूं तब तक मुझे लोग जाने, फुल जोर से जाने। मुझे अपने पास जाने के लिए काम करना होता तो मैं बड़े बड़े काम किया, उनको और आगे बढ़ाता, और उन कामों से कहीं न कहीं जातिगत विद्वेष बढ़ता था, क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता था और वो राजनीतिक लालसा कहलाती थी। इसलिए मैं बड़े कामों के लिए, मूर्तियां लगवाने के लिए, पट्टियों पे नाम आने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। और जो अगर किसी लोगों को अच्छा लगता तो उनके दिल में रहने के लिए किया और वहां तक किए। मैं अपने वर्तमान जीवन और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को बनाए रखना चाहता हूं, उससे आगे की कोई लालसा नहीं। वो काम जो दिग्विजय सिंह को आज भी लगता हो कि ये दिग्विजय सिंह था और उसके साथ समाज था, इसलिए वो नहीं, वो तो निश्चित तौर पर जो समानता में का आंदोलन चला और मैं यहाँ के सर्व समाज के लिए आज 50,000 लोगों को नियुक्ति मिली। जो राजस्थान के लोग वहां हम कम्पीट नहीं कर पाते थे, 50-50 नंबरों का फेयर होता था, पुलिस के अंदर हाइट का फेयर होता था, एलाइड आरएस में। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए तो वहीं से मैंने अपना राजनीतिक कद या सामाजिक कद बढ़ाना चालू कर दिया। मैं इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को चपरासी भी नहीं लगा सकते, उस हैसियत में नहीं है। और हमारे प्रयास से समाज के साथ से आज हजारों लोगों की जिंदगी बदली, तो उससे बड़ा काम तो कोई हो नहीं सकता। तो वो मेरी संतुष्टि का पार्ट है, मैंने जो कर लिया और भगवान ने मेरे से और लोगों के सहयोग से हुआ, तो निश्चित तौर पर उसी कार्य की मैं दुआई दूंगा और भगवान को बार बार तो जो काम मेरे हाथ से हो गया है वो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे और क्षेत्र का विकास होता रहे। वो गलती जिसका पछतावा आज भी गलती और पछतावा तो ये है कि गलती तो है पर पछतावा नहीं है कि कुछ ऐसे लोगों का साथ दे दिया जो गलत थे और बाद में मुझे पहचानने में देरी हुई, तो मेरी गलती थी। पर पछतावा इसलिए नहीं हो सकता तब मैं इतना होशियार नहीं हो सकता या अपना इतना दूरदर्शी नहीं। बहुत सारे लोग थे, एक व्यक्ति का नहीं कह सकता। तो वो मुझे लगता है गलत लोगों को भी मैंने शायद डूंगरपुर के विकास के अंदर भी कोई व्यापारी लोग हों या समानता मंच के आंदोलन में भी कोई ऐसे लोग मैंने जोड़ दिए हों, या बाद में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा उपयोग किया या मैं उनके साथ सोचा से भी गया। पर अब मुझे देता वो मुझे गलती फील नहीं होती, पर ठीक होगा राजयोग लिखा होगा मेरे हाथों से उनके साथ रहने में, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, मैं जिसके साथ रहता हूँ रिजल्ट उसकी तरफ भी जाता है मोस्टली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के साथ है तो रिजल्ट उनके साथ, एक तरीके से ये कह सकते हैं क्या? बीजेपी के साथ होता तो हम सलूमर जीतते, पर सलूमर भी वो जीती थी हमारी निश्चित तौर पर, क्योंकि काटोबरा ताज था, हमारा गरीब घर का झोपड़ा सरकार से लड़के भी 1200 वोट। पर निश्चित तौर पे मेरी जो कार्य क्षमता, मेरे विचार जिससे मिलते हैं जाते तो उसे सफलता, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छा लक्ष्य लेकर चले जाए तो सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। अब कुछ नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? राजकुमार, राजस्थान का भावी भविष्य और हमारे युवाओं का हकदार, गणेश मुखर्जी, निजी लाभ के लिए जातिगत विद्वेष फैला रहे हैं, मनोहर लाल, पैसों के बल पर किसी और का हक मार के आएगा और लंबे राजनीतिक रेस में नहीं रहेंगे। सुशील कुमार, राजनीतिक चातुर्य ज्यादा था इसलिए वजह से दिक्कत आई और उनके भी विरोधी ज्यादा बढ़ गए, मेरी तो रही तो वो उनको नुकसान होगा। समय से पहले उन्होंने ज्यादा काम कर दी शायद। दिनेश व्यापारी और के गुप्ता, व्यापारी। और सबसे अच्छा नेता जिसमें आप मानते सब सारे गुण हैं वो अच्छा नेता है, विकास कर सकता है, ऐसा नेता टीएसपी क्षेत्र के अंदर, टीएसपी में या कहीं का भी नहीं, टीएसपी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस बीजेपी और बाप तीनों में अच्छे अच्छे लोग आए थे, पर वो के साथ उनकी पार्टी नहीं पिटा, तो हमारी पार्टी में हमारे पास लोग हैं जो आगे आएंगे।
ये हमारे साथ थे दिग्विजय सिंह झुंझुनवार, जिनकी हमने घेराबंदी की और घेराबंदी के सवालों का जवाब भी उन्होंने बेबाकी से दिया। दिग्विजय सिंह जाने भी अपने बेबाक अंदाज से जाते हैं, दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त कहे जाते हैं। कैसा लगा आपको ये घेराबंदी शो, हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं जुगल।